बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लेक्स PSL स्पेशल और मैं हूं हमजा शफीक। तो ये अभी कल के मैच की आपने हाइलाइट्स देखी हैं, जिस तरह से कोयटा ग्लेडिएटर्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी ये मैच जारी था। पेशावर ज़ल्मी ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया और कोयटा को बैटिंग की दावत दी, जो कि कोयटा के लिए कोई कारआमद साबित नहीं हुई। 154 रन्स कोयटा ने बनाए 4 विकेटों के नुकसान पर। इस मैच पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब। लेकिन उससे पहले ज़रा उस पर नज़र डाल लेते हैं स्कोर कार्ड पर, देन फिर सलमान साहब से पूछते हैं कि क्या गलतियां हुई कोयटा से। जिस तरह से अब ये स्कोर कार्ड अगर देखा जाए तो इफ्तिखार अहमद ही हैं जिन्होंने 50 रन की इनिंग्स खेली। इसके अलावा कप्तान सरफराज अहमद ने 39 रन बनाए। इसके अलावा और कोई बैटर चल नहीं पाया। और पेशावर ज़ल्मी में जिमी नेशम ने 38 रन की इनिंग खेली और रोमन पावल जो है 36 रन की इनिंग्स खेल कर जनाब वन साइडेड मैच कर लिया। और जिमी नेशम की जिस तरह से हमने बात की है, मैन ऑफ द मैच भी जिमी नेशम ही हुए हैं। 38 रन की 23 गेंदों पर इनिंग्स खेली, जिसमें 4 चौके और 2 छक्के भी शामिल। इसके साथ साथ उन्होंने 28 रन देकर 1 विकेट भी हासिल की है। तो इस हिसाब से ओवरऑल अगर देखा जाए तो जिमी नेशम ने आउट क्लास परफॉर्मेंस दी है। इस मैच पर बात करते हैं। सलमान भट्ट साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। वेलकम टू द शो भट्ट साहब। सलमान साहब, क्या देख रहे हैं पेशावर ज़ल्मी? मसला आया 157 कर तो लिया, लेकिन उनको भी मसला आया, लेकिन स्टार्ट में 154 अगेन ड्यू फैक्टर नाइट मैचेस, कराची का स्टेडियम, और ये चीज़ें कुछ संभल नहीं पा रही। जज़ाकल्लाह हमजा। देखिए, आई थिंक वो तो एक फैक्टर है जो बाद में आया, बट आई थिंक एक क्रेडिट जाता है पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग को। ये तमाम PSL का, इस PSL 8 का सबसे अच्छा बॉलिंग पावर प्ले था। अगर आप देखें कि इनिशियली अगर गप्टिल और जेसन रॉय खेल रहे हों पावर प्ले के अंदर और 6 ओवर्स में सिर्फ 28 रन हो और 6वें ओवर में ही विकेट गिरे लास्ट बॉल के ऊपर, तो इसका मतलब है कि आउटस्टैंडिंग बॉलिंग है। वहाब का पहला इनिशियल, अरशद इकबाल के 2 ओवर वहाब के और निशम का, बहुत ही आउटस्टैंडिंग उन्होंने पावर प्ले किया। तो पावर प्ले के अंदर एक तरह का मोमेंटम शिफ्ट आता है, या वो बैटिंग साइड की तरफ शिफ्ट होता है या वो बॉलिंग साइड की तरफ शिफ्ट होता है। सो आई थिंक वो जो मोमेंटम था अर्ली फर्स्ट पावर प्ले ऑफ द मैच का, वो मोस्टली बैटिंग साइड्स ले जाती हैं। लेकिन इस केस के अंदर पेशावर ज़ल्मी ने बहुत ही एक्यूरेट लाइन और लेंथ पे बॉलिंग की, ना कोई फुल बॉल किए और ना ही उन्होंने कोई ऑफ स्टंप से बाहर शॉर्ट पिच बॉलिंग की या बॉडी की तरफ कोई ज़्यादा शॉर्ट पिच नहीं, बिल्कुल परफेक्ट लाइन लेंथ। ऐसा लग रहा था कि टेस्ट मैच की बॉलिंग हो रही है। और गप्टिल, हालांकि सेंचुरी बनाई उन्होंने पीछे मैच में, हाँ जी, और लेकिन उन्हें तो बॉल फुटबॉल नजर आ रहा होगा, लेकिन वो मौका नहीं उन्हें दिया इन बॉलर्स ने तीनों ने कि वो हिट मार सकें बड़ी। और आई थिंक ये वही प्रेशर है जिसकी वजह से फिर जब इनकी विकेट्स गिरी हैं, तो 28 for 1 हुआ है और उसके बाद 8 ओवर्स में 37 पे 3 आउट हो गए और उसके बाद फिर पार्टनरशिप लगी है। सो आई थिंक ये जो 3 विकेट्स बैक टू बैक गिरे और रन्स बड़े मिनिमम थे, इसने जो बैलेंस था वो अर्ली बैलेंस शिफ्ट कर दिया था ज़ल्मी की तरफ। हैरानकुन बात यह है कि वहाब रियाज ने 4 ओवर में सिर्फ 25 रन दिए और नो बॉल नहीं किया। ऑल्दो ये हैरानकुन बात, ये हैरान कि नो बॉल नहीं किया। और वो पोस्ट मैच सेरेमनी में खुद भी कह रहे थे कि पता नहीं, मुझे नहीं पता चला कि नो बॉल कैसे नहीं हुआ, वरना तो नो बॉल जो है वो कर लेते। जिमी नेशम की परफॉर्मेंस, आप मैन ऑफ द मैच हुए, वो किस तरह से देखें? 4 ओवर्स में 28 रन देके एक खिलाड़ी आउट भी किया और इसके साथ साथ उन्होंने बैटिंग में भी अच्छा साथ दिया, 37 रन बनाए। देखिए, बड़े की प्लेयर हैं इस ज़ल्मी की सेटअप के, इस साल की जो टीम है ना, इसका जो सेटअप है उसमें निशम बहुत की रोल प्ले करते हैं। और आई थिंक वो कल नज़र आया हमें बॉल के साथ भी बैट के साथ भी, और यूजुअली वो बड़े टॉप क्लास क्रिकेटर हैं, फील्डर भी बहुत अच्छे हैं। सो आई थिंक उनका फर्स्ट ऐसा डिस्प्ले था कि जिसकी वो कैपेबल है। बैटिंग उन्होंने की, ऑल्दो के एक टाइम पे तो बैच उन्होंने बिल्कुल ही आसान कर दिया था शॉटें लगा के, कि रना बॉल से भी नीचे आ गया था, विकेट्स भी हाथ में थे। वहाँ पर वो चाहते तो आराम से उसको नॉट आउट भी कैरी ऑन कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपना फ्लो चेंज नहीं किया, जिसकी वजह से वो फिर आउट हुए। और रोमन पावल भी इसी तरह 36-23 बॉलों में इन्होंने 37। तो बेसिकली ये जो पार्टनरशिप थी ना इनकी आपस में, इसने बिल्कुल, आप कह लीजिए कि कोयटा को मैच 4 ओवर पहले ही पता चल गया था कि मैच में कोई चांस नहीं रह गया और कोई बड़ा टारगेट भी नहीं था। अच्छा, कोयटा की कोई मैनेजमेंट और कप्तानी के हवाले से कोई समझ नहीं आ रहे। उमर अकमल को बाहर करते हैं, हफीज़ को इन करते हैं, फिर खिलाते भी नहीं है, ऑर्डर चेंज कर देते हैं। अब मुझे नहीं समझ लग रही कि अभी तक 2023 में जो इफ्तिखार अहमद है उन्होंने 27 छक्के मार चुके हैं और उसमें अभी वो 6 छक्के शामिल नहीं है वहाब रियाज वाले। उसके बावजूद वो नवाज को प्रेफर करते हैं, उनसे ऊपर भेज देते हैं। जब आपको पता है कि पूरी टीम वहां पर स्ट्रगल कर रही है तो एक अग्रेसिव क्रिकेट खेलने की जरूरत है, फिर भी नवाज को उस पर प्रेफर करना। देखें, एक नाम हमने यहाँ नहीं लिया, मैं नवाज से इसको लिंक करूँगा।
कि उस्मान कादिर ने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की। बिल्कुल। जब पावर प्ले फर्स्ट गुजरा है जी, तो मिडिल ओवर्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, वहाँ पे अक्सर टीमें जो है ना वो रीग्रुप करती हैं और फिर एक प्लेटफॉर्म थोड़ा सा बिल्ड करती हैं और फिर वापस काउंटर अटैक करती हैं। लेकिन उस्मान ने इतनी खूबसूरत बॉलिंग की, जो उसने जेसन रॉय को आउट किया ना, बिल्कुल। तो 3-4 लेग ब्रेक्स करके बड़ी बड़ी, और उसके बाद एक गुगली की, एंड बिल्कुल जस्ट लाइक द लेजेंड अब्दुल कादिर, अपने फादर की तरह उन्होंने 3 गुगलियां करके तो एक 3 लेग स्पिन की और फिर एक गुगली बड़ी परफेक्ट और उसे बोल्ड किया। बहुत शानदार बॉलिंग की, 2 विकेट्स उसने ली। तो किसी एंगल से भी या कह ले कि कहीं से भी ब्रीदर नहीं मिला क्वेटा को। ऑन द अदर हैंड क्वेटा क्या कर रही है, ये जैसे आपने कहा, एक तो आप इफ्तिखार अहमद को नीचे खिला रहे हैं, बिल्कुल, और उनसे जो उनके मुकाबले में जो बैट्समैन उस तरह उस पाए के नहीं है, उनको आप ऊपर मौका दे रहे हैं। अब नवाज की वजह वो ये बताएंगे कि जी क्योंकि लेग स्पिनर लगा हुआ था, मिस एंड मैच वही, तो हमने वो मैचअप के लिए वो एक लेफ्ट हैंडर को भेज दिया। लेकिन बात यह है कि क्या भेजने का मकसद आसानी करना होता है या एक और विकेट गवा के अपने ऊपर प्रेशर ले आना है? और क्या इफ्तिखार इतने अच्छे बैटर नहीं है कि क्या वो लेग स्पिन को डील कर सकें? वो बड़े एक्सपीरियंस फर्स्ट क्लास क्रिकेटर और जो है आजकल बड़ी फॉर्म में, शदीद किस्म की फॉर्म में। कल फिर बाबरियाज को 3 छक्के लगा दिए और कल भी इस स्कोर को वहां तक ले जाने में उनका और आखिर में स्मिथ का बड़ा हाथ है। और सरफराज ने भी एक नॉक खेली है बीच में, जहां पर मीनिंगफुल थी, ऑब्वियसली एक पार्टनरशिप बिल्ड करने की, वहां पे विकेट्स गिरे हुए थे। लेकिन हैविंग सेड ऑल दैट, स्पिनर को तो मोहम्मद हफीज बहुत अच्छा खेलते हैं। बिल्कुल। तो मोहम्मद हफीज को अगर आपने टीम में शामिल कर लिया है तो किस लिए किया है? मेरा ख्याल मतलब कोई ग्राउंड में रहकर सरफराज को कप्तानी में हेल्प ही कर रहे हैं, फिर शायद फील्डिंग सेट कर दी है, इसके अलावा कोई हफीज का कोई रोल नजर नहीं आ रहा। ये भी हो सकता है जो आप कह रहे हैं, मशवरा तो वो कर ही सकते हैं, बट आई थिंक कि वो बड़े कैपेबल प्लेयर हैं और इनको उन्हें इस्तेमाल करना चाहिए। यानी उमर को खिला नहीं सकते और हफीज को इस्तेमाल नहीं कर सकते। और अगेन एक ओवर में सिर्फ 4 रन हफीज ने दिए और उनसे दूसरा ओवर भी नहीं करवाया गया जब मार पड़ रही थी। तो अगर देखा जाए तो नवाज को 3.3 ओवर्स में 47 रन लग चुके थे जी। और हफीज से बॉल नहीं कराया गया। अगेन वही मिक्स एंड मैच, और लेफ्टीज मार रहे थे। ठीक है जी, यहाँ पर और स्पेशलिस्ट समझे जाते हैं मोहम्मद हफीज अगेंस्ट लेफ्ट हैंडर। सो आई थिंक ये जब स्पेशली नीशम खेल रहे थे तो वहाँ पर तो आप स्पिनर को स्ट्रेट अवे ला सकते थे, लेकिन वो नहीं लाया गया। सो आई थिंक क्वेटा, काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जिनको क्वेटा बेटर कर सकती है, अपने बैटिंग ऑर्डर को, अपने इनफॉर्म प्लेयर्स की यूटिलाइजेशन को, अपने एक्सपीरियंस प्लेयर्स की यूटिलाइजेशन को। और इसी तरह अगर हम बॉलिंग में भी क्वेटा की बॉलिंग की भी अगर हम बात करते हैं, देखिए जब इस तरह का टोटल होता है ना और फिर साथ में ड्यू भी होती है, आई थिंक क्वेटा के बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग की, चाहे वो नसीम शाह हो, 4 ओवर में 19 रन, 1 विकेट को यॉर्कर। ठीक है, मोहम्मद नवाज तो खैर आपने बात कर लिया है, ही डिड नॉट हैव अ गुड डे। यूजुअली वो इतने इस तरह के बॉलर नहीं है कि इतनी मार पड़े, यूजुअली अच्छी बॉलिंग करते हैं, लेकिन कल आउटस्टैंडिंग चल रहा है। हसनैन इज द वन जो उनको मैच में वापस लेकर आए। 2 ओवरों में 29 स्कोर, हारिस बड़ा एक्सप्लोसिव खेल रहा था और हसनैन ने आते ही फर्स्ट ओवर में 2 विकेट्स लिए। उसके बाद फिर जब उसने वापस लाए बॉलिंग के लिए, दोबारा उसने विकेट लिया और 13 पे 3। तो नसीम शाह और हसनैन ने तो 8 ओवर्स में टोटल 32 रन दिए हैं और 4 खिलाड़ियों को इन्होंने आउट किया। तो इन्होंने तो अपनी पूरी कह लीजिए कि उनकी एक जो डिमांड होती है कैप्टन की, एक टीम की, अपने फास्ट बॉलर से, वो पूरी की है। बट कहीं ना कहीं स्पिनर्स को, नवाज को और कैस अहमद को भी 41 रन 4 ओवर्स में हुए। तो ये जो 8 ओवर्स है ना 2 स्पिनर्स के, इसमें इन्हें 88 रन हुए हैं और बहुत ही एक्सपेंसिव रहे। और फिर ओडिन स्मिथ जो है 2 ओवर्स में 27 रन। और ये तो पहले ही 10-11 ओवर्स में मैच कह लीजिए डिसाइड हो गया था। वो जो थोड़ी सी एक्साइटमेंट ज़ल्मी के प्लेयर थे जो कह लीजिए कि ज़रा अपना दिल बहलाने के लिए बड़ी हिटें मारते हुए 1-2 प्लेयर्स आउट हुए, जो बिल्कुल अननेसेसरी था कि जो 10 के 11 बॉल वहाब रियाज ने आके खेले हैं, तो वो कोई बैट्समैन खेलता तो 6 बॉलें पहले आराम से ये स्कोर 6-8 बॉलें पहले खत्म हो जाता। 6 बॉल वहाब रियाज ने स्ट्रेट फॉरवर्ड मेडन खेला है। और इस तरह से बाबर आजम पर थोड़ी सी व्हाट्सअप बात की जाए। बाबर आजम के बारे में अब कहा जा रहा है कि लेग स्पिनर को खेलना इनके लिए मुश्किल है और इनका ये मसला शुरू से चलता आ रहा है। अब वो आप बेहतर बता सकते हैं कि मसला है क्या। अगेन नवाज ने उन्हें एलबीडब्ल्यू पे आउट किया। अगर आप लेग स्पिनर से हट के भी बात करें तो क्या समझ रहे हैं, कंसिस्टेंसी नहीं शो कर पा रहे बाबर? आई थिंक ही इज नॉट हैविंग अ ग्रेट टाइम दिस पीएसएल। एट टाइम्स होता है ना कि आपकी एक स्ट्रीक चल पड़ती है, कुछ मैचेस आप रन नहीं करते। वो ऐसा प्लेयर है जिसने हमें आदत डाल दी है हर मैच में रन करने की। हमें वो 2 मैचों में रन ना करे तो हमें लगता है बड़ी देर हो गई है, नहीं कर पाते कि बाबर ने कुछ किया नहीं है।
और जब वो खेल रहे होते हैं, चाहे जितनी देर भी खेल रहे होते हैं, लगता नहीं है कि आउट होगा। मतलब ये उसका स्टैंडर्ड या उसकी क्लास ऐसी है कि इट डजंट लुक लाइक कि ये भी आउट होगा। तो अनफॉर्चुनेटली ही इज नॉट हैविंग द बेस्ट ऑफ हिज टाइम्स, बट ही हैज टू गेट थ्रू इट। और अगर लेग स्पिनर पे आप कह रहे हैं कि लोग भी बात कर रहे हैं कि उस पे है, तो आई थिंक उसकी इस लेवल पे जहाँ पर वो है, ही इज़ द नंबर 1 प्लेयर इन आईसीसी रैंकिंग्स। आई थिंक जहाँ भी उन्हें प्रॉब्लम आएगी, ओनली रेपुटेशन इज़ द वे टू गो फॉरवर्ड। आप लेग स्पिनर्स को ज़्यादा से ज़्यादा खेलें, आप रफ में खेलें, उनको गौर से देखें, एंड देन इन द मैच आपकी फ्लो आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है हारिस, आप नहीं समझते कि अगेन स्टार्ट पर वो तेज़ खेलने के चक्कर में, हमने पिछले मैच में भी देखा, ठीक है शॉट अच्छे खेलते हैं, स्टार्ट अच्छा दे जाते हैं, लेकिन लंबी इनिंग्स बिल्ड करने में अभी तक वो नाकाम नजर आ रहे हैं। कल फिर 18 पर आउट हो गए, 4 चौके उसमें शामिल हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि 6 ओवर 7 ओवर 8 ओवर उनको ज़रा खेलना चाहिए? आई रियली विश कि वो खेले, और वो खेलेगा तो वो भी उसी का फायदा और इसमें बेहतर होगा। वो तो 100 भी कर सकता है। हाँ जी, जिस तरह का 15 ओवर में जिस मैच में खेल गया अपना 100 कर देगा। लेकिन उसको देख के लगता है कि जैसे इधर ही इज गिवन दिस रोल, या उसने अडॉप्ट कर लिया है कि मैंने बस एक्सप्लोसिव ही जाना है, और जिसको वो पॉजिटिव कह रहे हैं। लेकिन अगर वो इस गेम को थोड़ा एक्सटेंड कर लें और थोड़ी सिंगल्स कर लें, तो जितने वो एक्सप्लोसिव हैं वो भी पॉजिटिव ही होगा, उनका लंबा क्रीज पे रहना। बट आई डोंट नो, या तो उनको उनके जो कोचेज हैं उन्होंने ये रोल दिया कि आपने भाई ऐसे ही करना है, तो वो एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं उसको, फिर उसके नतीजे में अगर आउट भी होते हैं तो सो बी इट। और अगर उन्होंने खुद अडॉप्ट किया है, तो आई वुड से कि थोड़ा सा अगर अपना पीरियड एक्सटेंड करें, बिकॉज इज वे टू मैनी स्कोरिंग शॉट्स उनके पास हैं, कि अपने आप को कह लीजिए कि वो जल्दबाजी में वेस्ट ना करें अपने इन मौकों को। ठीक है, साइम अयूब को बॉल अच्छा हो गया कल, बहुत अच्छा बॉल हो गया, वरना आउटस्टैंडिंग बॉल हो गया। यस, आई थिंक एट हाई पेस अगर आपको बॉल पूरी अच्छी जगह से लाइन से इधर वे स्विंग हो जाए, बाहर निकल जाए या अंदर आ जाए, तो बैट्समैन इज गॉट स्ट्रैंडेड। और ये जो अंदर आया है, जिस लेंथ से आया, और एक राइट आर्म गोइंग अक्रॉस द एंगल वहां से लग के ऐसे, तो इसका तो जितनी भट्ट साहब ने इस बॉल की तारीफें कर ली है, मेरा ख्याल एक दफा नाज़रीन को भी बॉल दिखाई दें कि वो क्या कमाल बॉल था जो हसनैन ने ओवरऑल ही अच्छी परफॉर्मेंस दी। जरा दिखा दें उन्हें 3 विकेटें। तो जनाब ये वो हसनैन का स्पेल था, 3 खिलाड़ियों को आउट किया। मान साहब, एक यंग टैलेंट वर्सेस यंग टैलेंट, इनका भी आपस में मुकाबला करने का इनको अलग ही मज़ा आता होगा, क्योंकि पुराने खिलाड़ियों को खेलना थोड़ा सा प्रेशर होता है, लेकिन आपको जो पता है कि ये हमारे एज फेलो हैं और इसी टाइम पीरियड में ये भी खेलें, तो एक अलग ही क्रिकेट चल रही है इनकी। डेफिनेटली देखिए जी, कंपेटिटिव जो एनवायरनमेंट होता है, और यंग प्लेयर्स में देयर इज ऑलवेज कि मैंने आपको आउट किया, मैंने आपके अगेंस्ट स्कोर किया, मैंने आपको ऐसा खेला, मैंने इतनी दफ़ा आपको आउट किया। सो ये एक अच्छा, एक हेल्दी एनवायरनमेंट है जिसमें आप एक्सेलेंस के लिए कम्पीट करते हैं। बॉलर कह रहा है कि मैंने इसको मारनी खानी, मैंने इसको आउट करना है, वो कह रहा है आज मैंने इसको छोड़ना नहीं, और लिमिट में रह के। लोग देखना ही है चाहते हैं, अच्छा मुकाबला देखना चाहते हैं। तो आई थिंक ये बड़ा हेल्दी कंपेटिटिव एनवायरनमेंट है जो ये यंगस्टर्स लेकर आते हैं, और एट दिस स्टेज जहाँ पर ये अपने नाम बना रहे हैं, तो वहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है इनकी वैल्यूबल कंट्रीब्यूशंस। और आई थिंक ये मेमोरीज भी होती हैं जब प्लेयर्स आपस में कल को बैठते हैं, तो वो बताते हैं याद है मैंने तुझे उधर ऐसे आउट किया था। अच्छा, नसीम शाह ने जो एक यॉर्कर किया और ऑडियंस में बोल्ड हो गए, उसमें एंड पे जाके डेथ ओवर्स में विद दैट वो जो ड्यू उसमें गीला बॉल कितना मुश्किल होता है एक बॉलर के लिए इस सिचुएशन में? देखिए बहुत मुश्किल है, और नसीम शाह हर गुजरते मैच के साथ जो है वो मैच्योरिटी कह लीजिए कि जो लेंथ और जो इम्प्रोवाइजेशन है इन बॉलिंग, जिसे कह लीजिए कि आप चेंज ऑफ पेस है, वेरिएशंस हैं, लेंथ की वेरिएशन है, बाउंसर है, स्लोअर बाउंसर है, यॉर्कर है, नया बॉल का स्विंग होना दोनों तरफ। आई थिंक नसीम शाह इज माशाल्लाह बिकमिंग अ कंप्लीट बॉलर वेरी फास्ट। सही हो गया जी। ये तो हमने बात कर ली कोयटा वर्सेस पेशावर ज़ल्मी जो कल मैच हुआ है। अब जो आज मैच है लाहौर वर्सेस कोयटा, उस पर भी बात करेंगे कि लाहौर को किन तब्दीलियों की ज़रूरत है। इसके साथ साथ कोयटा की टीम में कुछ तब्दीलियां हुई हैं, उस पर भी बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। बात हो रही पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 8 की। तो अभी पेशावर वर्सेस कोयटा की हमने बात कर ली। आज लाहौर वर्सेस कोयटा ये PSL का 10वां मैच खेला जाना है नेशनल स्टेडियम कराची में, और उस बारे में बात करते हैं। कोयटा ऑलरेडी कल वहीं पे मैच हारा है, आज उनकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, कुछ तब्दीलियां देखने में आई हैं। इसके साथ साथ लाहौर में लियाम डॉसन जो हैं वो इंजरी के बायस आउट हो गए टूर्नामेंट से, और
राशिद खान की जनाब एंट्री हो चुकी है लाहौर कलंदर्स के स्क्वाड में। बट साहब, राशिद खान की एंट्री होना क्या देख रहे हैं, आपको फ़ायदा होगा लाहौर को इससे, क्योंकि अच्छा खेल रहे हैं लास्ट टाइम। देखिए जी, राशिद खान कुड बी अ ह्यूज फैक्टर लाहौर की आउटकम्स में, क्योंकि लाहौर की जो टीम है उसको बैलेंस प्रोवाइड करते हैं विद द बैट विद द बॉल। विद द बॉल तो इज़ वर्ल्ड क्लास, बैटिंग में भी वो ऐसे ऐसे शॉट लगा जाते हैं। एक ओवर में पिछली दफ़ा उन्होंने 4 चौके भी एक चाहिए थे, 16 रन तो 4 चौके लगा दिए थे। अच्छा, तो एक्सप्लोसिव प्लेयर हैं, फील्डर आउटस्टैंडिंग हैं, बॉलर सारी दुनिया जानती है उन्हें। इस फॉर्मेट में वन ऑफ द बेस्ट लेग स्पिनर्स हैं अराउंड द वर्ल्ड। सो आई थिंक कि लाहौर के लिए ये बड़ी बिग एंड गुड न्यूज़ है। ठीक है, राशिद वापस आ गए, इससे इनका कॉम्बिनेशन स्ट्रांग होता है। बट आई थिंक कि लाहौर को कामरान गुलाम की जगह नहीं बनती टीम में। क्या करना चाहिए? अगर आपके पास ताहिर बेग हैं जो प्रॉपर क्रिकेट खेल रहे हैं और कह लीजिए 140 से 150 के बीच में या 135 का स्ट्राइक रेट है, तो देन यू नीड एन एक्सप्लोसिव प्लेयर। जब वो खेल रहे हैं, साथ कामरान गुलाम आ जाते हैं, वो बॉल टू बॉल खेलते हैं, तो वहाँ पे लाहौर फंस जाती है। सो आई थिंक नहीं तो लाहौर पे हमारे पास कोई है जो बिल्कुल उसको रिप्लेस कर सके। हम पहले भी इस शो में 2 दफ़ा जिक्र कर चुके हैं शावेज का, कि वो पीजीएल में मैन ऑफ द फाइनल हुए थे, अंडर 19 पाकिस्तान खेले हैं। इमर्जिंग प्लेयर वैसे भी इन्होंने खिलाना होता है, अगर नहीं भी खिलाना तो उसे वैसे भी खिला सकते हैं। आई थिंक कि वो बहुत एक्सप्लोसिव प्लेयर है, उसको बैक करें अगर कुछ मैचेस में तो वो इन्हें रिजल्ट देगा। बिकॉज एट हिज बेस्ट इवन कामरान गुलाम इज नॉट एन एक्सप्लोसिव प्लेयर इवन एट हिज बेस्ट। ठीक है, और अगर इसी तर्ज का खेलना है तो फिर देन व्हाई नॉट हैव अब्दुल्ला शफीक प्लेइंग दिस फॉर्मेट। ठीक है ना, तो आई थिंक कि दे नीड टू थिंक। पिछली और जब फखर नहीं चलते तो फिर इनका एक्सप्लोसिव एलिमेंट बिल्कुल खत्म हो जाता है जब तक हुसैन तलत ना आए अंदर। इसके अलावा कोई नजर भी नहीं आ रहा। हाँ, डेविड विजे को वो भेजते नहीं आखिरी 2-3 ओवर से पहले। तो सिकंदर रजा को भी हम देख रहे हैं, ही इज आल्सो समवन जो अच्छे बड़े हिट मार सकता है, लेकिन अभी उनका उतना फ्लो नहीं आया। अच्छा जी, पॉइंट्स टेबल पर नजर मार लेते हैं, क्योंकि लाहौर ने जो लास्ट मैच खेला है कराची के अगेंस्ट, उसकी वजह से जो उनका नेट रन रेट है वो माइनस में चला गया। तो वो पूछते हैं, पहले नजर डाल लेते हैं लाहौर कलंदर इस वक्त पॉइंट्स टेबल पर कहां पर स्टैंड कर रहा है। तो जनाब ये मुल्तान टॉप पर ही है, 4 मैचेस खेल चुका है। लाहौर इस टाइम बॉटम पर है, 2 मैचेस खेले, 1 जीते 1 हारे और -1.65 रन रेट। और कोयटा ज़्यादा दूर नहीं है, उन्होंने 3 मैचेस खेल चुके, वो भी -1 के साथ हैं। और अगर लाहौर ये मैच जीत जाता है आज वाला, तो लाहौर तीसरी पोजीशन पर जंप कर जाएगा, जहां पर इस वक्त कराची किंग्स है। 4 मैचेस वो खेल चुका है और 1 हारा है, 3 हारा है, 1 जीता है, वो भी अगेन वही जो लाहौर कलंदर के खिलाफ वो मैच जीता था। और इसके अलावा मुल्तान और पेशावर इस टाइम टॉप पर जा रहे हैं। अगर कोयटा जीतता है तो कोयटा दूसरे नंबर पर चला जाएगा, क्योंकि उनके मैचेस टोटल 4 हो जाएंगे, जिसकी वजह से कोयटा नंबर 2 पर चला जाएगा और लाहौर यहाँ का यहीं रह जाएगा। और उसके बाद उनके लिए ज़रा मुश्किलात में इजाफा भी हो जाएगा, क्योंकि नेट रन रेट एट दी एंड कहीं ना कहीं मैटर करेगा। तो व्हाट्सएप क्या देख रहे हैं, कुछ तब्दीलियाँ जो आपने बताई कि होनी चाहिए, राशिद के आने से फ़र्क पड़ेगा। कोयटा के लिए हसारंगा एक की प्लेयर जो थे, वो उसका रोल हो सकता था, लेकिन एनओसी नहीं दिया गया, नेशनल ड्यूटी भी नहीं। इसके बावजूद बोर्ड के पास ये इख्तियारात होते हैं कि मर्जी से एनओसी दे या ना दे, ये उन पर डिपेंड करता है। देखिए, अगर तो आप सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर हैं, ठीक है, तो तब तो बोर्ड आपकी एनओसी का हक रखता है देना ना देना। लेकिन एट टाइम्स अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में नहीं भी होते, तब भी क्रिकेट बोर्ड जो है, जैसे मोहम्मद आमिर की एनओसी रोक ली थी रमीज भाई ने अभी जब वो चेयरमैन थे, जस्ट बिकॉज वो किसी बात से ही वाज नॉट हैप्पी, तो उन्होंने रोक ली थी, जिसका एंटायरली उनको कोई इख्तियार नहीं है। कोई आपका, क्योंकि वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, आपकी मुलाजमत में नहीं है, आपके साथ एफिलिएटेड नहीं है, तो यू हैव नो राइट, इवन कॉन्स्टिट्यूशनली आप किसी का राइट टू अर्न नहीं ब्लॉक कर सकते। लेकिन क्योंकि यहाँ पर जिसकी लाठी उसकी भैंस कानून जो है, उसको हर बंदा तो देख के उसको सलाम नहीं करता। अच्छा, तो वो फिर ऐसे ही होता है। उस दिन बात नहीं हो पाई थी, क्या मसला नजर आया लाहौर वर्सेस कराची मैच में? हमारा जो टॉप की बॉलिंग है, शाहीन भी अफरीदी भी उस तरह से परफॉर्म नहीं, वहाब रियाज को जमान, देखिए बॉलिंग अच्छी की नहीं लाहौर अच्छा उस मैच में। और ये वो मैचेस हैं जिसका पूरे पाकिस्तान को इंतजार होता है। अगर आप हारिस रऊफ का स्पेल देख लें, शाहीन ने पहले 2 वाइड से शुरू किया, यूजली वो ऐसा नहीं करते। तो आई थिंक उनकी बॉलिंग कोई ऑफ कलर नजर आई, कोई बेहतरीन दिन नहीं था एज ए बॉलिंग साइड। आई थिंक दे वर नॉट अप टू द मार्क जी, और दैट अलाउड कराची टू बिल्ड ऑन। और उन्होंने अच्छी बैटिंग की, उन्होंने कैपिटलाइज किया, जो लूज स्टफ था उन्होंने उस पर रन्स किए।
और फिर जब लाहौर के ऊपर एक प्रेशर आया बड़े टोटल का और अर्ली ऑन फ़खर जमान की विकेट गिर गई, तो आई थिंक दैट गेव मोर कॉन्फिडेंस टू कराची और फिर वो बढ़ता गया। और आई थिंक जब ताहिर बेग ने इनिशियली बड़ा अच्छा स्टार्ट लिया था, लेकिन जो मैंने पहले जिक्र किया ना कामरान गुलाम का, उस पोजीशन के ऊपर अगर आप 100 के स्ट्राइक रेट से बॉल टू बॉल खेल रहे हैं जबकि चेस 200 की है, तो फिर आई थिंक ये मुश्किलात हो जाती हैं अगर दूसरे एंड से भी आपकी कोई एक्सप्लोसिव बैटिंग ना हो रही हो। शायद होप भी एक पर आउट हो गए जिस जगह पर जरूरत थी कि अगर ऊपर से फ़खर आउट हुए तो वन डाउन पर कोई तो ताहिर बेग का साथ देता। हाँ बिल्कुल, वहाँ पे क्योंकि देखिए अगर आप 10 से ज़्यादा का रन रेट चेस कर रहे हैं तो आपको दोनों एंड्स के ऊपर आपको एक्सप्लोसिव बैटिंग चाहिए। वो कभी कभार होता है कि कोई एक बंदा ही आउटस्टैंडिंग खेल जाता है और उसका दिन होता है, लेकिन वो रिपीटेबल एक्ट नहीं है। वो एक ही सीजन में आपको 1 से 2 वाकयात ऐसे मिलते हैं, ऐसे ही है। सारे के सारे नहीं। तो आई थिंक यहाँ पे दे नीड टू रियलाइज कि जब एक बड़ी चेज है। आकिफ जावेद ने बड़ा सरप्राइज किया, इन्हें 4 खिलाड़ियों का आउट किया। मेरा ख्याल लाहौरी तो उन्हें पिक ही नहीं कर पाए, हालांकि ऑलरेडी खेल चुके हैं आकिफ। नहीं, वो तो काफ़ी दफ़ा खेले हैं और शुरू में आकिफ को ताहिर बेग ने 2 छक्के भी लगाए। तो जब बॉलर अपने मोस्ट डेंजरस पे होता है तो वहाँ पे उसको रन्स हुए, बट देन अगेन प्रेशर आया, आकिफ ने भी अपनी लेंथ को चेंज किया, बेहतर बॉलिंग की और आई थिंक उसको रिवॉर्ड मिला। ही बोल्ड वेल एंड आई थिंक लाहौर वर नॉट अप टू द मार्क बैटिंग में, बॉलिंग में, किसी तरह से भी लाहौर का वो अच्छा दिन नहीं था। आई थिंक दे कैन प्ले मच बेटर क्रिकेट देन दिस। हेड टू हेड अगर बात की जाए तो लाहौर कलंदर कोयटा से अभी बेहतर नजर आ रहा है। 13 मैचेस टोटल खेल चुके हैं, 7 में लाहौर जीता और 6 में वो जीता है। अगर ऑन पेपर इसी हेड टू हेड की बात की जाए तो ये अभी तक जो टॉप पे हैं, ऊपर हैं, वो ऊपर ही नज़र आ रहे हैं। लाहौर कराची में भी कराची का पलड़ा भारी था और आज फिर अगर कोयटा का नीचे है तो लग रहा है कि कोयटा या अगेन मार्टिन गप्टिल और जेसन रॉय जो हैं। देखिए लाहौर के ऊपर कुछ कोई नहीं आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। वो खुद को भी सरप्राइज कर सकते हैं और बाकियों को तो फिर कर ही सकते हैं। ठीक है। अच्छा, लियाम डॉसन के जाने का नुकसान होगा? देखिए अच्छे क्रिकेटर हैं, बट देखे ना कि गया क्या और आया क्या है। अगर तो राशिद खान आ रहे हैं तो फिर क्या नुकसान होगा। थे, अभी तो उनकी पिक आनी है। तो आई थिंक लियाम डॉसन जो है वो बड़े यूजफुल क्रिकेटर है, बट अगर वो अनफिट हो गए तो देन श्योरली लाहौर कैन टेक अ रिप्लेसमेंट, बट डेफिनेटली आई थिंक he was a good spinner and very useful with the bat। ठीक हो गया जी। अभी जनाब नेशनल स्टेडियम कराची में ये 7 बजे मैच है, 6:30 बजे टॉस होगा। लेट्स सी, कोयटा कल मैच हारी है, अभी लाहौर के पास मौका है कि वो जनाब अपनी जो विनिंग कॉम्बिनेशन उनका लास्ट तो नहीं रह सका, लेकिन अब कोई ऐसा बिल्ड कर दें कि कोयटा के खिलाफ मैच जीतकर पॉइंट टेबल पर तीसरे नंबर पर आ जाए। लेट्स सी, 7 बजे मैच है, क्या बनता है इस मैच का। आज के शो से इतना ही।